दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को घसीट कर ले गई है, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि इतना मना करने के बावजूद भी कुछ मुसलमान जंतर मंतर में गए, सीजेपी का समर्थन किया और आज पुलिस उनको भी घसीट कर ले जा रही है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी 1 से 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद छूट जाएगा, लेकिन जिस मुस्लिम महिला और जिन मुसलमानों को भी दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है, उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उन पर इतनी सारी धारा के साथ एफआईआर दर्ज होगी कि उनका घर, उनका मकान केस लड़ते लड़ते बिक जाएगा। मैंने शुरू दिनों से मना किया कि कॉकरोच जनता पार्टी का ऊपर से समर्थन जरूर करो, उनको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, लेकिन प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनना। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी मुसलमानों की मत्ती मारी गई है। 70 साल से धोखा खाने के बाद भी, 70 साल से धक्का खाने के बाद भी चले हीरो बनने के लिए, चले हैं यंगस्टर बनने, अपना पावर दिखाने, और आखिरकार पुलिस उनको अरेस्ट कर रही है। और राहुल गांधी को अरेस्ट किया, उनको तो इस तरीके से घसीटा गया है कि राहुल गांधी के नाक से खून गिरता हुआ क्लियर विजिबल दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी का नाक कुछ उसमें चोट लगी, इस तरीके से उनको घसीटा गया है। क्या भारतीय मुसलमानों को यह समझ नहीं आ रहा है कि दिल्ली पुलिस विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी को यह हाल कैमरे के सामने घसीट कर ले जा रही है, तो वो दिल्ली पुलिस मुसलमानों का क्या हाल करेगी जिनको वो प्रोटेस्ट में पकड़ेगी या प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद पकड़ेगी? फिर उनका क्या हाल होगा? 4 दीवारी के अंदर जहां ना कोई कैमरा होगा, ना कोई भीड़ होगी, तब उन मुसलमानों का क्या होगा? क्या इतनी सी समझ भारत के मुसलमानों को नहीं है? और यह सब कुछ क्यों हुआ? राहुल गांधी जी और उनका पूरा विपक्षी दल पीएम आवास के बाहर वो धरना दे रहे थे। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग कर रहे थे। उसके कुछ ही देर बाद दिल्ली पुलिस पहुंची और राहुल गांधी से बात करने लगी, तभी धक्का मुक्की स्टार्ट हो जाता है। दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के साथ दुर्व्यवहार करती है, जो विपक्षी सांसद के साथ अक्सर नहीं देखा जाता। ये भारत के इतिहास का एक काला दिन था कि जो विपक्षी नेता है उसके साथ पुलिस ने धक्का मुक्की किया, ऐसा धक्का मुक्की कि राहुल गांधी के नाक से खून गिरने लगा और राहुल गांधी फिर जमीन पर लेट गए और फिर उन्हें जमीन से घसीट कर दिल्ली पुलिस ले गए और फिर बस के अंदर ठूस दिया और फिर वहां से उनको कहां ले जाया गया नहीं मालूम। अब मुसलमानों को सीजेपी प्रोटेस्ट का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहिए, वो मैं आपको समझा रहा हूं। एक तरफ संसद है, पार्लियामेंट, उसके कुछ मीटर दूर, ठीक नजदीक, इतने करीब हजारों लोगों की भीड़, जिसको तितर बितर करने के लिए दिल्ली पुलिस आंसू गैस छोड़ रही थी, लाठी भाज रही थी। कल के दिन हजारों के तादाद में स्टूडेंट पर दिल्ली पुलिस ने हमला किया और उनको घायल किया। दिल्ली पुलिस के लोग भी घायल हुए हैं। समझने वाली बात यह है कि मुसलमान इसलिए दूर रहे क्योंकि इस प्रोटेस्ट के बाद जेपी नड्डा स्टूडेंट से मिलने पहुंचे। अब मुसलमानों कुछ सोचो, आखिर जेपी नड्डा उन लोगों से मिलने क्यों पहुंचे जो प्रोटेस्ट में थे? क्योंकि ये उनका वोट बैंक है। इनके मां बाप भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो बनाने वाला एक हिंदू है, एक भारत का रहने वाला हिंदू समाज का व्यक्ति। ये जाता है, एक मुस्लिम से मिलता है और कहता है कि मेरे पापा ने इस मुसलमान से मिलने के लिए मना किया था। देखो पापा, फिर भी मैं इस मुसलमान से मिल रहा हूं। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि इसके पापा ने, इसके पिताजी ने क्यों उस मुसलमान से मिलने के लिए मना किया था? क्योंकि इसका पापा भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, मोदी का अंधभक्त है। इसलिए जेपी नड्डा को इनकी तो परवाह है और वो इनसे मिलने जाएंगे, लेकिन जो मुसलमान हैं उनसे वो मिलने नहीं जाएंगे। और जो मुसलमान अब तक अरेस्ट हुए हैं और अब भी अगर किसी को लगता है कि दिल्ली जाना चाहिए, तो सुनो, इस पूरे मामले को, इसका पूरा कनेक्शन वो पाकिस्तान से जोड़ना शुरू करे। दिल्ली पुलिस अब कह रही है कि इसका कनेक्शन पाकिस्तान से। और सुनो, भारी संख्या में एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है, भारी संख्या में। अब में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई हिंदू का भी नाम है, मुसलमान का नाम है, पर इसमें फर्क है। फर्क यह है कि जो हिंदू इसमें पकड़ा जाएगा, अगर वो राजपूत है तो राजपूत का नेता उसको बचाएगा, अगर वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का नेता उसको बचाएगा, अगर वो दलित है तो दलित का नेता उसको बचाएगा, अगर वो अपर कास्ट का है, लोअर कास्ट का है, उसके समाज का नेता तो उसको पुलिस से बचा लेगा, क्योंकि उसके माँ बाप तो बीजेपी को वोट करते हैं और पुलिस उसको छोड़ भी देगी। लेकिन जो मुसलमान है उसको कौन बचाएगा? मुसलमानों ने ना अपनी पार्टी चुनी, ना अपना नेता चुना, यतीम बनकर इधर से उधर दर्री बिछाते, धक्के खाते, उनको कौन बचाएगा? इसकी समझ है? और सुनो, जिस बीजेपी के खिलाफ आज ये लोग उतरे हुए हैं, एक वीडियो देखो। पहले ये लोग बीजेपी के झंडा को थूक रहे हैं,
चप्पल मार रहे हैं। 5 सेकंड नहीं गुजरा कि वापस से सब ठंडे हो रहे हैं, सोच रहे नहीं भैया आएगा तो बीजेपी, आएगा तो मोदी ही, तो फिर इसको क्यों मारना। क्या इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी झंडा को देखकर इन्होंने गाड़ी नहीं तोड़ा? क्यों? कोई और पुलिस की गाड़ी तो इन्होंने ठीक तोड़ दी। इसलिए क्योंकि इनको पता है कि इनको वोट भारतीय जनता पार्टी को ही करना है। फिर भी अगर मुसलमानों को जाना है तो इस वीडियो को देखो। बिना वर्दी, बिना नाम के पुलिस वाले डंडा लेकर घूर रहे हैं। या आरएसएस के लोग हैं या वीएचपी के लोग हैं, हम नहीं जानते, लेकिन ये किसी संगठन के लोग हैं। पुलिस वाले नहीं दिखते। मुसलमान को अगर ये लोग देखेंगे ना तो कच्चा चबा जाएंगे। इतना लाठी मारेंगे कि स्पॉट पर उनकी मौत हो जाएगी, जैसी मौत शाहीन बाग में हुई, सीए प्रोटेस्ट में हुई। अरे कुछ ही दिन पहले संभल के मस्जिद के मामले में सीधा पुलिस ने गोली मार दी। क्या फिर भी मुसलमानों को वहां पर जाना है? पुलिस पूरी तैयारी में है, अब तक गोली नहीं चला। जानते हैं क्यों? गोली इसलिए नहीं चलाई गई है क्योंकि भारी संख्या में मुसलमान इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने हैं। अगर मुसलमान राहुल गांधी के इस गिरफ्तारी के बाद सोचते हैं भैया हमें डेमोक्रेसी को बचाना, तुम घंटा बचाओगे, नहीं बचा सकते। तुम जाओगे, गोली खाओगे, और 2029 में यही लोग बीजेपी को वोट देकर वापस से मोदी जी को प्रधानमंत्री बना देंगे। फिर आप क्या करोगे? अच्छी खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब चंद्रशेखर आजाद से मिलने पहुंचे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण जिसे कहते हैं, वो स्टूडेंट के मुद्दे पर धरने पर बैठे हैं। असद साहब उनके पास गए और चंद्रशेखर रावण जी ने जैसे ही ओवैसी साहब को देखा, उन्होंने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। अपना जो मसला है, एक सांसद दूसरे सांसद, ये गरिमा है, ये एक नेता की इज्जत है कि चंद्रशेखर रावण आजाद खुद भी एक सांसद है, लेकिन वो ओवैसी साहब को अपना सीनियर, अपना नेता मानकर अपना मसला, अपना जो भी मांग है वो ओवैसी साहब को रख रहा है। ओवैसी साहब उनकी मांग को लेकर या तो खत लिखेंगे या तो फिर पार्लियामेंट में अपनी बात रखेंगे। अब एक जुम्मनों की एक नई मां आई है, डिंपल यादव जी। मैं सैल्यूट करता हूं डिंपल यादव को। उन्होंने दिल्ली में हो रहे जंतर मंतर पर बहुत सक्रिय रोल निभाया है। बच्चों को मां जैसा उन्होंने ट्रीट किया है, उन बच्चों के साथ वो खड़ी रही है। पर मेरा एक सवाल है कि जिन लोगों ने इनको अपनी मां बनाई है, उनको बनाना चाहिए क्योंकि वो उसी समाज के लिए काम कर रही है। पर मैं डिंपल यादव को अपनी मां या फिर अपना आइडल नहीं मानता, क्योंकि वो डिंपल यादव तब कहां थी जब CAA में मुसलमानों को पुलिस लाठी मार रही थी? तब यही डिंपल यादव जी कहां थी जब मुजफ्फरनगर में इन्हीं की सरकार में मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार हो रहा था और मुसलमानों का खुलेआम कत्लेआम हो रहा था? तब यही डिंपल यादव कहां थी? डिंपल यादव अपनी समाज की मां, अपनी समाज की नेता हो सकती हैं, लेकिन मुसलमानों को अगर डिंपल यादव में अपना नेता दिख रहा है तो वो मूर्ख बन रहे हैं। वो फिर से 70 साल की अपनी गलती दोहरा रहे हैं, तो वो गलती मत दोहराइए। मैं फिर से आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि जो भी मुसलमान इस प्रोटेस्ट के बाद जो गिरफ्तार हो गए हैं और जो होने वाले हैं, उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर होने वाली है। वो अगला उमर खालिद और सर्जिल इमाम बनने वाले हैं। उनका घर, उनका परिवार उनके बेवकूफाना अंदाज की वजह से खतरा में जाने वाला है। उनका घर भी बुलडोजर से टूटेगा और उन पर ऐसी धाराएं लगेगी कि वो दोबारा कभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। आपके माँ बाप ने आपको इस तरीके से बड़ा नहीं किया। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, अगर इस देश में बहुसंख्यक समाज ही सरकार बनाता और सरकार गिराता है, तो फिर गोली मुसलमान क्यों खाए? डंडा मुसलमान क्यों खाए? प्रोटेस्ट में मुसलमान क्यों जाए? अगर मुसलमान पीएम नहीं बन सकता, बहुमत में सरकार नहीं बना सकता, सीएम अपना नहीं बना सकता, तो बहुमत में जो पीएम सीएम बनाता वो डंडे खाएगा, ना कि हम। आप रोटी खिला दीजिए, आप खाना खिला दीजिए, आप प्रोटेस्ट में बिना कैमरा के रहिए, अपने आप को रिवील मत कीजिए। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप उनकी सेवा कर लीजिए, पर प्रोटेस्ट का हिस्सा मत बनिए। जहां जहां लाठी चार्ज हो वहां से हट जाइए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट उनका है जो बीजेपी को लाए हैं, जिन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई है, उनको प्रोटेस्ट करके बीजेपी को हटाना है। तो ये बहुत संख्यक समाज की लड़ाई है। जो बीजेपी को लाए हैं वही बीजेपी को हटाएंगे, ना कि भारत का 25 करोड़ मुसलमान। और फिर भी मैं कहता हूं कि अगर इन स्टूडेंट पर गोली चलती है, अगर इन स्टूडेंट पर उस तरीके से अत्याचार होती जैसा शाहीन, अगर जलियान वाला बाग जैसा सुलूक भारतीय स्टूडेंट पर होता है, तब हम नहीं देखेंगे किसकी सरकार है, तब मुसलमान भी बाहर निकलेगा और स्टूडेंट और देश को बचाने की लड़ाई लड़ेगा। लेकिन जब तक मामला ब्रूटल नहीं होता, मुसलमान घर से बाहर ना निकले। मुद्दबाना गुजारिश है, फिर भी अगर किसी को चुल मची है तो वो जा सकता है, गोली डंडा खा सकता है, अपने और अपने घर वालों को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि आएगा तो मोदी ही, क्योंकि यही रियलिटी है। अगर ये सबूत आपको नहीं दिखता तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं। मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूं कि आपको रिपोर्ट देने बैठा हूं। मैं आपको गाइड कर सकता हूं, अपनी राय रख सकता हूं। मानना ना मानना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी मर्जी और आपकी आजादी है। और मेरा एक ही चीज मानना है कि अगर देश
वोट देकर एक सरकार बनाई जाती है, तो वोट देकर ही एक सरकार को गिरानी चाहिए, ना कि सड़कों पर आकर। बाकी आपकी मर्जी है। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे, इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद।